19वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष में अलेक्जेंडर प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठा। वह कैथरीन द्वितीय का पोता था, जिसने उसे अपने आदेशों के अनुकूल बनाया था। अलेक्जेंडर प्रथम की शिक्षा दीक्षा शिक्षक लहरपी की देखरेख में हुई, जो कि उदारवादी और गणतंत्रवादी विचारों वाला व्यक्ति था। बाद में अलेक्जेंडर पोलैंड के राजकुमार एडम जारबेस्की के प्रभाव में आया। उसकी संगत के कारण उसके विचारों में परिवर्तन होने लगा। जैसे शुरू में उदार उठाए गए कदम व्यक्तियों को, जो उसके पिता के राज्यकाल में जेलों में बंद थे, रिहा कर दिया गया और ना ही उन पर कोई मुकदमा चलाया। निर्वासित लोगों को वापस बुलाया। अर्ली रिफॉर्म ऑफ अलेक्जेंडर वन। परामर्श समिति की नीति। नया संविधान। अलेक्जेंडर प्रथम रूस में उदारवादी सरकार स्थापित करना चाहता था। ब्रिटिश संविधान के आधार पर देश के लिए एक नया संविधान निर्माण करने का आदेश दिया। वास्तविक शक्ति जार के हाथों में। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इस बार बनाया गया कि अंतिम शक्ति जार के हाथों में रखी गई थी। एजुकेशन रिफॉर्म। शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा में भी कुछ सुधार किए, जैसे आर्थिक सहायता जारी रखा, प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई। समाज के सभी वर्गों के बच्चों को इन स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। एक पृथक शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की। विदेशी पुस्तकें प्रकाशित करने की सुविधा प्रदान की। विदेशों के पत्र पत्रिकाओं पर से प्रतिबंध हटा दिया। दासों के लिए सुधार। अलेक्जेंडर ने दास प्रथा को समाप्त करने के लिए भी कुछ कदम उठाए। एक कानून पास किया, जिसके अनुसार भूस्वामी को अपने दासों को स्वतंत्र करने और भूमि उन्हें प्रदान करने का आदेश दिया गया। 25 वर्षों में लगभग 50,000 अर्धदासों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अलेक्जेंडर प्रथम के शासनकाल में बहुत कम संख्या में ही अर्धदास मुक्त हो सके। फॉरेन पॉलिसी ऑफ अलेक्जेंडर वन। सन 1805 में अलेक्जेंडर वन ने नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गुट में शामिल हो गया और उसने ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए रूसी सेनाएं भेजी। सन 1806 में अलेक्जेंडर ने फ्रांस के विरुद्ध प्रशिया से एक संधि की। युद्ध में प्रशिया का सम्राट फर्डिनैंड नेपोलियन से पराजित हो गया और फ्रांस पर प्रशिया पर अधिकार कर लिया। तब रूस को गहरा आघात पहुंचा। टिलसिट की संधि। इंग्लैंड के विरुद्ध महाद्वीपीय व्यवस्था के लिए जुलाई 1807 में अलेक्जेंडर वन ने टिलसिट के स्थान पर नेपोलियन के साथ एक संधि कर ली। संधि द्वारा यूरोप को दो भागों में बांट दिया। पूर्वी यूरोप उस समय रूस के अधिकार क्षेत्र में था। जार अलेक्जेंडर ने नेपोलियन को यह भी वचन दिया था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध नेपोलियन की सहायता करेगा और उसके व्यापार बहिष्कार नियम या महाद्वीपीय व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करके इंग्लैंड के साथ किसी प्रकार के व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। टिलसिट संधि के प्रभाव। लकड़ी, लोहा, खानन आदि वस्तुओं के व्यापार के लिए वह ब्रिटेन पर निर्भर था। व्यापार बहिष्कार की नीति रूस के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। रूस के मैत्रीपूर्ण संबंधों में तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था। रूस की समृद्धि कम होने लगी। स्वीडन का युद्ध।
टिलसित की संधि के उपरांत अलेक्जेंडर ने अपना ध्यान स्वीडन की ओर केंद्रित किया, जिसने इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाले समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1808 में अलेक्जेंडर ने फिनलैंड पर अपना आक्रमण कर वहां से स्वीडन को बाहर किया। सम्राट गुस्तावस चतुर्थ ने रूस के साथ संधि कर ली। इस संधि के फलस्वरूप रूस का फिनलैंड द्वीप समूह पर अधिकार स्थापित हो गया। तुर्किश वॉर। अलेक्जेंडर ने 1806 में टर्की के साथ युद्ध लड़ा। टिलसित की संधि के उपरांत फ्रांस ने टर्की में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया था। रूसी सेनाओं ने डैन्यूब को पार करके स्लोवोजिया में तुर्की को बुरी तरह पराजित किया। अंत में रूस और टर्की के मध्य 1812 में बुखारेस्ट की संधि हो गई। फ्रांस के विरुद्ध युद्ध। कैथरीन द्वितीय के शासनकाल में रूस ने जॉर्जिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसने रूस और फारस के मध्य एक युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध 1813 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में रूस बाकू पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल रहा। इंग्लैंड के साथ समझौता। अलेक्जेंडर प्रथम ने इंग्लैंड के विरुद्ध नेपोलियन के साथ टिलसित की संधि 1807 में कर ली थी, लेकिन फ्रांस के साथ हुई इस संधि से रूसी जनता संतुष्ट नहीं थी। संधि के परिणाम स्वरूप रूसी लोगों को इंग्लैंड के साथ व्यापार समाप्त हो गया। दैनिक जीवन की बहुत सी वस्तुएं मिलने में कठिनाई होने लगी थी। 7 सितंबर 1812 ईस्वी को नेपोलियन ने बोर्डिनो नामक स्थान पर रूसी सेनाओं को घेर लिया। एक सप्ताह के उपरांत नेपोलियन ने मास्को पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जिस रात नेपोलियन ने मास्को में प्रवेश किया, उसी रात मास्को में आग लगा दी गई। रहने के स्थानों, अनाज को जलाकर राख कर दिया गया। यहाँ के निवासी नगर छोड़कर भाग गए। नेपोलियन को मास्को में रसद आदि कुछ भी प्राप्त ना हो सकी। नेपोलियन ने 45 दिन मास्को में व्यतीत किए। इसी समय मास्को में भीषण सर्दी पड़ने लगी और नेपोलियन के सैनिक इस सर्दी को सहन ना कर सके। मध्य फ्रांस में नेपोलियन के विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ हो गया और पेरिस में नेपोलियन के निधन का समाचार फैल गया। शत्रु देशों ने फ्रांस के विरुद्ध आक्रमण योजनाएं बनानी शुरू कर दी। नेपोलियन ने मास्को से वापस लौटने का निश्चय किया। नेपोलियन की मास्को से वापसी इतिहास की एक भयंकर घटना है। इस प्रकार नेपोलियन के विरुद्ध 1812 का युद्ध रूसियों के लिए एक महान निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। अलेक्जेंडर और नेपोलियन का पतन। अलेक्जेंडर नेपोलियन की इस पराजय से संतुष्ट नहीं थी। वह तो नेपोलियन की शक्ति को पूरी तरह से कुचलकर यूरोप को उसके आतंक और दमन से बचाना चाहता था। उसका विश्वास था कि जब तक नेपोलियन फ्रांस के सिंहासन पर बना रहेगा, तब तक यूरोप में शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। इसीलिए रूसी सेनाओं ने प्रशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन तथा इंग्लैंड की सेनाओं के सहयोग से लिप्जिंग का युद्ध 1813 में नेपोलियन को पराजित किया। परिणाम स्वरूप जर्मनी फ्रांस के नियंत्रण से मुक्त हो गया। 1814 में रूसी और पर्शियन सेनाओं ने पेरिस में प्रवेश किया और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। नेपोलियन को एल्बा द्वीप में निर्वासित कर दिया गया। नेपोलियन के विरुद्ध इस सफलता के कारण अलेक्जेंडर को पवित्र धर्मसभा, सीनेट और द ब्लेस की उपाधि दी गई।
1825 ईस्वी में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। वियना की कांग्रेस सन 1814 में फ्रांस के साथ पेरिस में शांति की संधि की मांग की गई और वियना की कांग्रेस में इस संधि की शर्तें निश्चित हुई। अलेक्जेंडर संपूर्ण पोलैंड को रूसी नियंत्रण में रखना चाहता था। अलेक्जेंडर को पोलैंड का एक बड़ा भाग लेकर ही संतुष्ट होना पड़ा। इसी समय नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर पुनः फ्रांस पहुंचा। यूरोप में दोबारा आतंक फैल गया। मित्र राष्ट्रों ने तत्काल ही आपसी मतभेद भुलाकर दोबारा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन मित्र राष्ट्रों से पराजित हो गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया।